Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 6, Biology of class 9th C in class 9th. चैप्टर नंबर 6 नेम इंजाइम्स। तो चैप्टर का नाम है इंजाइम्स। सबसे पहले तो डिफाइन मेटाबॉलिज्म एंड इट्स टाइप। मेटाबॉलिज्म क्या है और इसकी टाइप कितनी है। सबसे पहले तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है। मेटाबॉलिज्म को ड्राइव किया गया फ्रॉम ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मीनिंग है चेंज के, तब्दीलियाँ। हिस्ट्री इसकी ये है कि कंसेप्ट जो है मेटाबॉलिज्म का वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय इब्न नफीस। सबसे पहले इब्न नफीस ने इस कंसेप्ट को दिया था मेटाबॉलिज्म का। डेफिनेशन इसकी है सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो तमाम केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे फूड की ब्रेकडाउन वगैरह, फूड हजम होने का प्रोसेस, डाइजेशन, ठीक है। इसी तरह फिर जो है ना ब्लड में ऑक्सीजन वगैरह जो मिक्स होती है और फिर पूरे ब्लड में पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, इसको सबको जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। दो टाइप्स हैं इसकी, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म वो है जिसमें छोटे मालिक्यूल मिलकर बड़े बनाते हैं, जबकि कैटा का मतलब होता है ब्रेक डाउन के, बड़े मालिक्यूल टूट रहे हैं छोटू में। अब सबसे पहले एनाबॉलिज्म, इट इज़ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस इन विच स्मॉल मालिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म लार्ज मालिक्यूल्स इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिसमें चीज़ें कंस्ट्रक्ट होती हैं, स्मॉल मालिक्यूल मिल के लार्ज मालिक्यूल बना रहे हैं, और इस प्रोसेस को एनाबॉलिज्म कहते हैं। दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शन, और जो इस तरह के रिएक्शन होते हैं उनको एनाबॉलिक कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस ने दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मालिक्यूल हैं, 12 मालिक्यूल वाटर के, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में जो है बन रहा क्या है, ग्लूकोज बन रहा है C6H12O6, और जो है वो 6 ऑक्सीजन खारिज हो रहे हैं और 6 वाटर के मालिक्यूल बन रहे हैं। ये हो गया एनाबॉलिज्म के, छोटे मिलकर बड़े बना रहे हैं। अब दूसरे नंबर पे आता है जी कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म एक डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव है, कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस इन विच लार्जर मालिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर मालिक्यूल। इसमें क्या, लार्जर मालिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं सिंपलर मालिक्यूल में, इसको कहते हैं इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म कहते हैं सच रिएक्शन आर नोन एज कैटाबॉलिक रिएक्शन। इन रिएक्शंस को कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल में क्या है, रेस्पिरेशन। तो अब जैसे ग्लूकोज उधर बना था, उधर जो बना था जो कंपाउंड, उसी कंपाउंड को आप ब्रेक डाउन करोगे तो वही दोबारा 6 जो है वो मालिक्यूल आ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 वाटर के, प्लस ATP जो है ना वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म क्या है, जो ऑल केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनको कहते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में। एनाबॉलिज्म वो है जिसमें स्मॉलर मालिक्यूल कंबाइन होकर लार्जर मालिक्यूल बनाते हैं, और कैटाबॉलिज्म वो है जिसमें एक कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव है जिसमें लार्जर मालिक्यूल जो है ना ब्रेक डाउन होकर सिंपलर मालिक्यूल बना रहे हैं। अब दोनों की एग्जांपल जो है ना एक ही है, सिर्फ क्या एक में क्या है, छोटे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के ग्लूकोज बना रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है और पानी। तो दूसरा जो है ना उसमें बन रहा है क्या, वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है और ऑक्सीजन और वाटर मिल के कार्बन डाइऑक्साइड और बना रहे हैं पानी। तो ये सारा प्रोसेस है। अब नेक्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट, मिनिमम अमाउंट, कम से कम मिकदार एनर्जी की रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। कि कम से कम मिकदार जो एक केमिकल रिएक्शन को एक कन्वर्ट करती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में, उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। के मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। की एनर्जी की वो कम से कम मिकदार जो कोई इसी रिएक्शन में रिएक्टेंट को जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं उनको प्रोडक्ट में तब्दील कर दे, उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे इसमें देखें ये सारे जो है ना वो रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस तरह अब मेथड्स ऑफ लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, आप एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे लोअर कर सकते हो कि वो मिनिमम कम से कम, आप उसको और कैसे कम कर सकते हो ताकि वो इजीली जो है ना वो केमिकल रिएक्शन हो जाए। तो सबसे पहले तो एंजाइम है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है जो लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी को सेवरल वेज। ये कैसे करता है, सबसे पहले तो करता है ये अल्टरिंग द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ट्रांजिशन। तो सबसे पहले जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, वो जब अटैच होता है आके एक इंजाइम्स के साथ, तो इसकी इंजाइम जो है ना उसकी शेप को चेंज कर देता है, ताकि उसकी शेप को ऐसे बनाता है ताकि जो है ना वो एनर्जी की कम अमाउंट चाहिए होती हो प्रोडक्ट बनाने के लिए। दूसरा एक है डिसरप्टिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिसरप्ट करता है, ठीक है।
कि जो सोडियम पोटाशियम पंप या इस तरह के जो चार्ज होते हैं उनको डिसरप्ट करता है। तीसरा है ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट इन द करेक्ट ओरिएंटेशन टू रिएक्ट। तो ये सबस्ट्रेट को करेक्ट जो है ना वो ओरिएंटेशन में लाता है ताकि फिर इजीली कम एनर्जी से प्रोडक्ट बन जाए। ये तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है ये सारी इंजाइम करता है, ठीक है। अब इंजाइम्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले तो इंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं नेचर में और सेल सेक्रीट करते हैं इनको, एंड आर सेक्रीटेड बाय सेल्स, और सेल सेक्रीट कर रहे हैं। द इंजाइम फंक्शंस एज कैटालिस्ट एंड इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इंजाइम जो है ना फंक्शन कर रहे हैं एज कैटालिस्ट और इंक्रीज कर रहे हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले तो इंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं और सेल सेक्रीटेड, सेल बाय सेल, सेल उनको सेक्रीट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे एंजाइम फंक्शन कर रहे हैं एज कैटालिस्ट और इंक्रीज़ कर रहे हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज़ करें। तीसरे नंबर पर है दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, वो एक्टिवेशन एनर्जी जो है रिएक्शन की उसको लोअर कर रहे हैं। चौथे नंबर पर है एंजाइम्स आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक फॉर दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शन फॉर द नेचर ऑफ देयर सबस्टेंस। तो एंजाइम बहुत स्पेसिफिक होते हैं, वो स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक फंक्शन जो है ना वो परफॉर्म करता है। एक चीज़ का एक एंजाइम्स होता है, वो दूसरा रिएक्शन दूसरा सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन नहीं बनाता। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स कैन ब्रिंग चेंज इन लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। तो थोड़ी सी मकदार में भी एक एंजाइम जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल में चेंजेस ला सकता है। इंजाइम्स आर सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच ऑफ द सबस्ट्रेट। तो इंजाइम्स बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो पीएच के साथ चेंज हो जाते हैं। वो सबस्ट्रेट की पीएच देखते हैं कि वो एसिडिक है बेसिक है, तो उस लिहाज से चेंज भी हो जाते हैं, सेंसिटिव होते हैं। फिर सम इंजाइम वर्क इनसाइड द सेल कॉल्ड इंट्रासेलुलर इंजाइम्स, कुछ वर्क करते हैं सेल के अंदर जिनको इंट्रासेलुलर इंजाइम्स कहते हैं, ठीक है। फिर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इंजाइम्स वाइल सम इंजाइम्स लाइक पेप्सिन वर्क इन स्टोमिक। तो कुछ माइटोकॉन्ड्रियल इंजाइम्स हैं जो सम इंजाइम्स लाइक पेप्सिन वर्क इन स्टोमिक, जैसे कि पेप्सिन जो है ना वो स्टोमिक में काम कर रहा है। वो पहले में जो होता है ना वो फिर शेप अपनी चेंज कर लेता है फ़ौरन ही, ठीक है। तो उसको जो है ना फ़ौरन ही जब फूड आती है तो वो पेप्सिन में चेंज हो जाता है और फूड को ब्रेक डाउन करता है, हजम करता है। इंजाइम एक्टिविटी कैन आल्सो बी रेगुलेटेड बाय इनहिबिटर एंड एक्टिवेटर। तो इनहिबिटर और एक्टिवेटर बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। इनहिबिटर वो होते हैं जो इंजाइम के जो है ना वो फंक्शन को रोक देते हैं, ठीक है, इनहिबिट कर देते हैं, और एक्टिवेटर्स वो हैं जो एक्टिवेट करते हैं इंजाइम्स को। अब फॉलोइंग टर्म क्या है, डिफाइन एक्टिवेटर्स एंड कोफैक्टर्स। तो एक्टिवेटर्स क्या हैं, सब्सटेंस विच इन्हांस द एंजाइम एक्टिविटीज़ कॉल्ड एक्टिवेटर, के जो वो सब्सटेंसेस जो एक्टिविटी को इन्हांस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं एंजाइम्स की, उनको कहते हैं एक्टिवेटर्स। कोफैक्टर्स अब अटैच होते हैं एंजाइम्स के साथ। द नॉन प्रोटीन मालिक्यूल, जो नॉन प्रोटीन मालिक्यूल होते हैं और आयंस होते हैं रिक्वायर्ड बाय एंजाइम्स चाहिए होते हैं फॉर एक्टिविटी करने के लिए, इज कॉल्ड कोफैक्टर, उनको कोफैक्टर कहते हैं। कि कुछ जो प्रोटीन एंजाइम बेसिकली ग्लोबल प्रोटीन्स हैं, लेकिन एंजाइम्स के साथ कुछ चीज़ें ऐसी अटैच होती हैं जो प्रोटीन नहीं होती, वो इसलिए होती हैं ताकि जो है ना एंजाइम्स की एक्टिविटी में उसकी हेल्प कर सकें, उनको कोफैक्टर कहते हैं। मेटालिक आयन है जैसे, या ऑर्गेनिक मालिक्यूल है। फिर को एंजाइम्स हैं, कुछ ऑर्गेनिक जो कोफैक्टर्स हैं वो लूजली अटैच होते हैं एंजाइम्स के साथ, उनको को एंजाइम्स कहते हैं। मोस्टली को एंजाइम्स और विटामिन, राइबोफ्लाविन, थायामीन, आयन, फोलिक एसिड वगैरह होते हैं जो को एंजाइम, जो एंजाइम्स के साथ मिलकर काम करते हैं, लूजली अटैच होते हैं एंजाइम्स के साथ। को का मतलब होता है साथ, ठीक है, जुड़े हुए। फिर है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ऑर्गेनिक को फैक्टर्स टाइटली अटैच विद। तो को एंजाइम्स वो था जो लूजली अटैच थे ऑर्गेनिक को फैक्टर, और प्रोस्थेटिक ग्रुप वो है जो ऑर्गेनिक को फैक्टर हैं लेकिन वो टाइटली जो है ना अटैच हैं विद एंजाइम्स, दे आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, उनको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। फिर नीचे है एपो एंजाइम्स, एंजाइम विदाउट को फैक्टर इज कॉल्ड एपो एंजाइम्स। तो वो एंजाइम जो को फैक्टर के बगैर होते हैं, ठीक है, जिनके साथ को फैक्टर या यानी को एंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप ना हो, उनको एपो एंजाइम्स कहते हैं। फिर होलो एंजाइम्स वो होते हैं एंजाइम्स विद को फैक्टर इज कॉल्ड होलो एंजाइम्स, के जिन एंजाइम के साथ कोई को फैक्टर लगा हुआ उनको होलो एंजाइम्स कहते हैं, या कंप्लीट एंजाइम जो होते हैं उनको होलो एंजाइम्स कहते हैं। फिर सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट वो चीज़ होती है जिसके साथ एंजाइम रिएक्शन करता है। द सब्सटेंसेस ऑन विच एंजाइम्स एक्ट और कॉल्ड सबस्ट्रेट, के एंजाइम, अब ये इनकी लाक और की मॉडल की एग्जांपल दी जाती है कि ये समझो एंजाइम चाबी की तरह है और वो जो सबस्ट्रेट है वो एक लाक की तरह है, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना वो आपस में रिएक्शन करते हैं और जो है ना एक प्रोडक्ट आगे बनाते हैं। अब एक्टिव साइड क्या होती है, एक्टिव साइड वो चीज़ होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट बॉन्ड करते हैं। ए रीजन ऑन एंजाइम्स वेयर सबस्ट्रेट बॉन्ड ड्यूरिंग रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिव साइड। के अगर ये एक एंजाइम है, यहाँ पे एक जगह बनी हुई है, यहाँ पे कोई आके सबस्ट्रेट अटैच होता है तो वो फिर उसकी एक्टिव साइट होगी।
एक्टिवेशन एनर्जी वही है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। कि कोई भी केमिकल को दखल देने के लिए किसी चीज़ को एक फोर्स जो चाहिए होती है, जो एनर्जी चाहिए होती है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन डिस्कस। के इंजाइम्स क्यों एक स्पेसिफिक इंजाइम या एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन बिकॉज ऑफ देयर एक्टिव साइट। उनकी एक्टिव साइट की वजह से वो स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन में, क्योंकि जो एक्टिव साइट उनकी होती है उसके साथ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही अटैच हो सकता है और उसी के साथ उसका इंजाइम जो है वो रिएक्शन करते हैं आगे। एंड इंजाइम जनरल कैटलाइज ओनली वन काइंड और वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो इंजाइम्स हैं ये ओनली एक ही कैटलाइज करते हैं रिएक्शन को, या फिर एक ही किस्म का रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। देयर फोर दे आर स्पेसिफिक फॉर सर्टेन सबस्टेट। तो इसलिए वो जो है ना वो स्पेसिफिक होते हैं कुछ चंद ही सबस्टेट के लिए। वन पर्टिकुलर इंजाइम्स कैन नॉट स्पीड अप मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक ही इंजाइम ज़्यादा रिएक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। बट नो रिएक्शन कैन अकर इन अ सेल अनलेस इट्स ओन स्पेसिफिक इंजाइम इज़ प्रेजेंट। तो जब तक कोई स्पेसिफिक इंजाइम नहीं प्रेजेंट होता वो रिएक्शन भी प्रोसीड नहीं हो सकता मज़ीद। तो जैसे एग्जांपल क्या है, यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए एक इंजाइम होता है जिसको कहते हैं यूरेज, ठीक है, यूरेज। तो यूरेज जो है ना वो करता है यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है अमाइलेज, ठीक है, ये अमाइलेज इंजाइम है। प्रोटीन को प्रोटेज है जो है करता है अमीनो एसिड्स में। लिपिड को लाइपेज है जो करता है फैटी एसिड में। और सेलुलोज को सेलुलेज है जो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए स्पेसिफिक इंजाइम्स स्पेसिफिक जो है ना वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उस रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक इंजाइम्स का होना ज़रूरी है ताकि वो जो है ना वो रिएक्शन हो सके। अब नेक्स्ट है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम एक्शन। तो देर इज़ अ स्मॉल पोर्शन इन द इंजाइम मॉलिक्यूल दैट इज़ एक्चुअली इन्वॉल्व इन कैटालाइसिस। तो स्मॉल जो इंजाइम्स का वो छोटा सा पोर्शन होता है, ठीक है, स्मॉल पोर्शन इन द इंजाइम। इंजाइम में छोटा सा पोर्शन मॉलिक्यूल का होता है जो इन्वॉल्व होता है कैटालाइसिस में। दिस कैटालाइटिक रीजन इज कॉल्ड एक्टिव साइट। उसको कहते हैं एक्टिव साइट, ठीक है, कि जहाँ पे आगे सबस्ट्रेट अटैच होता है फिर वो ज्वाइन करते हैं तो फिर आगे प्रोडक्ट बनता है और इंजाइम अलग हो जाता है। when an enzyme joins its substrate, जब एक enzyme इसका substrate join करता है, the complex is formed called enzyme substrate complex। तो ये enzyme था, इसकी एक्टिव साइड पे आके लगा है substrate S, ठीक है, तो ये बना है enzymes substrate complex ESC, ठीक है। अब क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट प्रोडक्ट इज फॉर्म। अब ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, प्रोडक्ट, और एंजाइम्स फिर से अलग हो गया तो इसको कहते हैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट इज़ फॉर्म। तो एंजाइम्स अलग हो गया है तो ये पूरा होता है रिएक्शन, ये है मैकेनिज्म। अब दो तरह से एंजाइम जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं, सबस्ट्रेट अटैच होता है एंजाइम्स के साथ। टू मॉडल्स हैव बीन प्रपोज टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम्स के एक्शन को दो तरीक़ों से जो है ना उसने एक्सप्लेन किया है। देर आर लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। एक तो है लॉक एंड की मॉडल की जिसमें बिल्कुल एक चाबी, ख़ास चाबी यानी इंजाइम है और सबस्ट्रेट ताला है तो ख़ास चाबी ख़ास ताले से ही खुलती है। दूसरा इंड्यूस्ड फिट मॉडल है कि जिसमें चीज़ें एक दूसरे में बिल्कुल फिट आती हैं। अब लॉक एंड की मॉडल जो था वो दिया था, मॉडल वाज प्रपोज बाय जर्मन बायोकेमिस्ट एमएल फिशर ने इन 1894। एंड एमएल फिशर ने 1894 में लॉक एंड की मॉडल दिया। इस मॉडल के मुताबिक इनकी स्टेटमेंट ये थी, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट ऑफ इंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट हैज़ स्पेसिफिक जियोमेट्रिक शेप। तो एक्टिव साइट जो इंजाइम्स की होती है और सबस्ट्रेट की उसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है। द सबस्टेंसेस मॉलिक्यूल एग्जैक्टली फिट इन द एक्टिव साइट ऑफ इंजाइम जस्ट लाइक अ लॉक एंड की ये की है, ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, और ये इंजाइम्स की जो है ना वो जगह है, ठीक है, जहाँ पे ये फिट आती है सबस्ट्रेट। तो इंजाइम्स ये एक्टिव साइट है यानी इंजाइम्स की, ये जो की जगह है तो की फिट आ रही है इंजाइम में, ठीक है। इंजाइम इज़ द लॉक एंड सबस्ट्रेट आर द की। तो ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, और ये इंजाइम है। तो अब इनमें जो है ना वो चीज़ें फिट आ रही हैं। दिस मॉडल जस्ट दैट द एक्टिव साइड इज़ रिजिड एंड नॉन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। तो इस के मुताबिक ये था कि ये जो इंजाइम्स की एक्टिव साइट है जिन जहाँ पे चाबी लगती है ये बिल्कुल रिजिड है, ये तब्दील नहीं हो सकता। इसमें यही सबस्ट्रेट आके लगेगा, ठीक है, तो ये रिएक्शन करेगा और आगे बनाएगा। तो इसको कहते हैं लॉक एंड की मॉडल के। लॉक है
कि एंजाइम लॉक है और उसमें की जो लगती है वो सबस्ट्रेट है, तो फिर आगे रिएक्शन प्रोसीड होता है और प्रोडक्ट बनता है। ये देखें ये करेक्टली फिट हुआ है और फिर जाके ना के ये देखें इनकरेक्ट, अगर इनकरेक्ट सबस्ट्रेट, अच्छा वो मैकेनिज्म आ गया। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल द एंजाइम्स कंबाइन विद स्पेसिफिक सबस्ट्रेट लॉक एंड केमिकली चेंजिंग द सबस्ट्रेट इनटू न्यू प्रोडक्ट। तो इनके मुताबिक ये है कि करेक्ट जो है ना, करेक्ट ही जो होगा सबस्ट्रेट वही आके अटैच होगा, यानी एग्जैक्टली वही चाबी जो उस लॉक की होगी वही लगनी चाहिए, तभी न्यू प्रोडक्ट बनेगा। नो चेंज अकर इन द एंजाइम्स ड्यूरिंग और आफ्टर द रिएक्शन। तो इसके बगैर एंजाइम्स का कोई काम नहीं है, सिर्फ तभी काम होता है जब उसमें आके सबस्ट्रेट अटैच होता है। अब इसमें दूसरी जो चीज़ नीचे एक दिखाई गई है कि अगर कोई इनकरेक्ट चाबी आके लगती है तो कोई रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगा। चाबी बेशक वो लग जाती है लेकिन वो आगे एंजाइम प्रोसीड नहीं करेगा। अब इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो दूसरा मॉडल है इसके बारे में, उसकी हिस्ट्री ये है कि दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डेनियल कोशलैंड इन 1958। डेनियल कोशलैंड ने दिया था 1958 में। इट इज़ आल्सो कॉल्ड हैंड एंड ग्लव मॉडल। तो इसको हाथ और जो दस्ताने हैं वो मॉडल भी कहा जाता है, हैंड एंड ग्लव मॉडल। कि इसके मुताबिक ये है कि जिस तरह आपके स्पेसिफिक हाथ में एक स्पेसिफिक ग्लव्स आते हैं उस तरह ये मॉडल काम करता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स फॉर और फिक्स्ड फ्लेक्सिबल। चीज़ें इसमें भी वही तरह उसी तरह फिट आ रही हैं, लेकिन इसमें सिर्फ क्या है कि ये फ्लेक्सिबल है। एक्टिव साइट इसमें जो है ना वो चेंज हो सकती है। एक्टिव साइट जो एंजाइम्स की है वो फ्लेक्सिबल। अब मैकेनिज्म क्या है, तो कोच लैंड के मुताबिक जो है ना वो कह रहा है सजेस्ट दैट व्हेन ए सबस्ट्रेट कंबाइन विद एन एंजाइम्स इट इंड्यूस चेंजेस इन द एंजाइम स्ट्रक्चर। तो जब एक सबस्ट्रेट वो कहता है अटैच होता है एंजाइम्स के साथ उसकी एक्टिव साइट पे, तो वो उसमें जो है ना चेंजेस लाता है सबसे पहले। दिस चेंजेस हेल्प द एंजाइम्स टू परफॉर्म इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी मोर इफेक्टिवली। ये जो इंजाइम्स हैं, ये जो चेंजेस हैं, ये परफॉर्म करती हैं टू परफॉर्म अपनी कैटालिक एक्टिविटी को मोर इफेक्टिवली परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। सो द एक्टिव साइट्स ऑफ इंजाइम्स आर नॉट रिजिड एंड आर फ्लेक्सिबल। के जो एक्टिव साइट है ये यानी जो इंजाइम की जहाँ पे आके लगता है सबस्ट्रेट ऑफ द इंजाइम्स आर नॉट रिजिड, वो रिजिड नहीं है, एंड आर फ्लेक्सिबल बल्कि फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो कहता है कि जो चेंज जैसे आके सबस्ट्रेट इसमें अटैच हुआ, ठीक है, तो ये देखें ये पहले इस तरह थी, अब इसमें चेंजेस आ गया, इसने इसको बिल्कुल फिट कर लिया अपने अंदर, और ये देखें प्रोडक्ट बन के अब ये निकले हैं, तो ये एंजाइम्स वहीं का वहीं अलग रहा है। तो इसको कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल के। जिस तरह हैंड एंड ग्लव्स में जो है ना वो दस्ताने फिट आते हैं उस तरह ये एक दूसरे में फिट आते हैं। इंजाइम वही, बाकी मैकेनिज्म वही है। इंजाइम जो है ना वो सबस्ट्रेट हैं, तो सबस्ट्रेट आके इंजाइम के साथ अटैच होता है एक्टिव साइट पे। एक्टिव साइट जो है ना वो फिर कम्प्लेक्स बनता है, एक्टिव साइट कम्प्लेक्स बन के फिर प्रोडक्ट बनाती है, और प्रोडक्ट बन के फिर इंजाइम जो है ना वो अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। अब इंजाइम पे क्या उनकी कौन सी चीज़ें जो है ना पीएच टेम्परेचर वगैरह का क्या इंजाइम्स की एक्टिविटी पे असर है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, इंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू द चेंज इन टेम्परेचर। तो बहुत सेंसिटिव होते हैं कि टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसके बारे में इंजाइम्स बड़े सेंसिटिव होते हैं। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द इंजाइम्स एक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेज बट देर इज़ लिमिट टू द इंक्रीज। तो जैसे जैसे विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, द इंजाइम्स एक्टिविटी आल्सो इंक्रीज। लेकिन इंजाइम्स की एक्टिविटी भी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होती है, बट देर इज़ लिमिट टू द इंक्रीज। लेकिन उसमें एक लिमिट है, हद है, एक हद तक वो जाता है। दिस लिमिट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिस पे इंजाइम बेस्ट वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे कि इंसानों में वो कह रहा था ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ह्यूमन इंजाइम इज़ बिटवीन 35 to 40 सेल्सियस एंड द एवरेज टेम्परेचर इज़ 37। तो 37 पे सबसे बेस्ट जो है ना वो ह्यूमन जो है ना वो काम करेगा, ह्यूमन का जो इंजाइम्स है, ठीक है। तो इंजाइम्स काम करते हैं टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा इंजाइम भी जो है ना वो ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, लेकिन एक लिमिट तक, अप टू अ लिमिट। तो उस लिमिट को कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे ह्यूमन में 37 जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा जिसपे इंजाइम बेस्ट जो है ना वो फंक्शन करेंगे। इसके ऊपर नीचे जो है ना टेम्परेचर पे वो 35 से 40 करेंगे तो, लेकिन कम होगा तब थोड़ा स्लो करेंगे। अब 37 से ऊपर होगा तो थोड़ा फास्ट करेंगे, लेकिन एक लिमिट तक। जब 40 से अबव हो जाएगा, व्हेन टेम्परेचर इज़ अबव 40 सेल्सियस, डी नेचरिंग ऑफ इंजाइम्स क्विकली स्टार्ट। तो इंजाइम डी नेचर हो जाता है, इंजाइम की जो असल शेप है प्रोटीन है, तो वो प्रोटीन जो शेप है उसकी वो खत्म। ये उसने एक शो किया है, इसमें देखें कि ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम कर रहा है 37 है फॉर एग्जांपल, ये ठीक है आप 37 रख लो। अब इधर जो है ना इन एक्टिव हो रहा है, ठीक है। अब जो है ना इधर आके जाएगा
37 से ऊपर जा रहा है, ठीक है, 40 तक गया है तो फिर डीनेचरिंग स्टार्ट हो गई है। अब इधर पीछे जा रहा तो इनएक्टिव हो रहा है एंजाइम, ठीक है। ये टेम्परेचर नीचे दिखा रहा है और उसकी काम करने की वेलोसिटी क्या है, ऑप्टिमम सबसे ऊपर जो है ना ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। अब नीचे आ गया जी ऑप्टिमम इफेक्ट ऑफ पीएच। तो द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स वेरीज विद पीएच इन चेंज। तो जैसे जैसे पीएच चेंज होगी उसकी एक्टिविटी भी वेरीज होगी पीएच के साथ, ठीक है। तो डिफरेंट पीएच, द पीएच एट विच द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज मैक्सिमम कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। तो वो पीएच जिस पे एक एंजाइम एक्टिविटी करता है, एक्टिव करता मैक्सिमम एक्टिविटी करता है, उसको कहते हैं ऑप्टिमम पीएच ऑफ एंजाइम। तो इसी तरह टेम्परेचर जिस तरह उसका जिस पे वो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम जो है ना वो मैक्सिमम होती है उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, और जिस पीएच पे जो है ना एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स मैक्सिमम होगी उसको ऑप्टिमम पीएच कहेंगे। ऑप्टिमम पीएच वैल्यू फॉर मोस्ट एंजाइम इज़ बिटवीन 6 to 8। तो ऑप्टिमम पीएच वैल्यू है जो बहुत ज़्यादा एंजाइम्स के लिए वो बिटवीन 6 to 8 है। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम पेप्सिन इन स्टोमिक वर्क बेस्ट एट पीएच ऑफ 2 एंड pH 8। ट्रिप्सिन जो है वो pH 8 पे बेस्ट काम करता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है ना डिफरेंट एंजाइम डिफरेंट pH पे काम करते हैं। जो एंजाइम बेस्ट एक्टिविटी करते हैं मैक्सिमम टर्म जो होता है उसको ऑप्टिमम pH कहते हैं। तो मोस्टली जो एंजाइम्स हैं ना वो बेस्ट काम करते हैं, जो ऑप्टिमम उनकी pH है वो 6 to 8 है। जैसे कि पेप्सिन एंजाइम की जो बेस्ट काम करता है वो एसिटिक में pH में करता है जिन 2 में, जबकि जो ट्रिप्सिन है वो 8 pH में करता है। चेंज इन पीएच कैन स्टॉप एंजाइम एक्टिविटी। तो पीएच में जो चेंज होती है वो भी एक्टिविटी स्टॉप कर सकती है। एनी चेंज इन पीएच कैन लोअर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो कोई भी चेंज जो होगी पीएच में वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को लोअर कर सकती है। एक्सट्रीम चेंजेस इन द पीएच ऑफ सोल्यूशन डी नेचर द एंजाइम्स। तो जो एक्सट्रीम चेंजेस होती हैं किसी पीएच ऑफ सोल्यूशन में वो डी नेचर कर देते हैं एंजाइम्स। अब इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट क्या ऑन कंसनट्रेशन, ठीक है। तो सबस्ट्रेट का क्या जो है ना वो इफेक्ट है, ये तो हो गया पीएच और टेम्परेचर का। अब तीसरी चीज़ है सबस्ट्रेट कि जो चीज़ उसके साथ अटैच हो रही है। तो अब द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। तो रेट रिएक्शन का तेज़ होता जाएगा जैसे जैसे कंसनट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है, सबस्ट्रेट की, उस तरह ज़्यादा वो बॉन्ड बनाते जाएंगे, ज़्यादा रिएक्शन होते जाएंगे, तो वो फिर जो है ना एक उसकी कंसनट्रेशन सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन के साथ साथ इंक्रीज़ होता जाएगा। सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होता जाएगा कि जितने ज़्यादा ये एंजाइम पड़े हुए हैं, ठीक है, ये पड़ा हुआ है, ये आके जो है ना बना रहा है बॉन्ड, ये भी बना रहा है, तो ये रिएक्शन फिर ज़्यादा ज़्यादा होते जाएंगे। व्हेन एंजाइम्स बिकम सैचुरेटेड, जब एंजाइम सैचुरेटेड हों, एट सैचुरेशन पॉइंट द रिएक्शन कैन नॉट इंक्रीज फर्दर, एंजाइम्स आर सेड टू बी सैचुरेटेड व्हेन ऑल इट्स एक्टिव साइट्स आर ऑक्युपाइड बाय द सबस्ट्रेट। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो बिल्कुल सैचुरेट हो जाता है, उसके सब चीज़ें जो है ना वो ऑक्युपाई हो जाती हैं, तो वो अब बेलाई नहीं होता, वो अब आज़ाद ही नहीं होता, वो बिजी है एंजाइम्स, वो अब मज़ीद प्लेस ही नहीं है, तो वो अब सैचुरेटेड हो गया एंजाइम। तो अब जो है ना वो जो साइट एक्टिव करने के लिए ऑक्युपाई करने के लिए जगह ही नहीं है, तो इस वजह से अब जो है ना वो फर्दर रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, क्योंकि अब जो है ना वो एंजाइम सैचुरेटेड हो गया है, उसके साथ अटैच हो गई। तो ये है एंजाइम कंसंट्रेशन। अब रेट ऑफ रिएक्शन, अब स्टार्टिंग में रिएक्शन तेज़ हो रहा है, ठीक है, एक टाइम आया कि रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस हो गया, क्योंकि अब जो है ना एक्टिव साइट सारी ऑक्युपाई हो गई हैं। दैट्स ऑल इन दिस यूनिट 6। So watch the video. If you like the video, then like and comment, give negative or positive feedback. Also subscribe the channel and share the link to others. Thank you for watching and visiting my channel.